शुरू करते हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसमें मोशन इन ए प्लेन। आज के चैप्टर्स में हम लोग ये देखेंगे कि अब तक जो पढ़े थे हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसमें वेक्टर का उतना जरूरत नहीं था, वेक्टर का कंसेप्ट उसमें उतना जरूरत नहीं था, क्योंकि जस्ट हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्शन जो करते थे वो अलजेब्रिक रूल को फॉलो करते थे। लेकिन अब आज हम देखेंगे कि मोशन इन ए प्लेन में अलजेब्रिक सम से किसी भी वेक्टर को हम हर समय ऐड नहीं कर सकते हैं, और इसके लिए हम लोग वेक्टर लॉ पढ़ेंगे और कैसे 2 डायमेंशनल मोशन में जो मोशन इन प्लेन है उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज के क्लास। ओके, चलो। में हम लोग क्या पढ़े थे? मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ओनली 1D फिगर। ठीक है, एक ही लाइन पर जाएगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, तो वो मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़े थे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन ए प्लेन। तो मोशन इन ए प्लेन में क्या क्या पढ़ेंगे? जिसमें x और y दोनों कोऑर्डिनेट बदलेगा, और जो ओरिजिन है कोऑर्डिनेट सिस्टम का, उसको हम लोग क्या मानेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यस, तो इसको मानेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसमें हम देखेंगे कि डायरेक्शन बदल रही है मूविंग ऑब्जेक्ट का। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, ये जो एग्जांपल है, अगर यहां से गया और यहां से मुड़ गया, तो ये एग्जांपल है मोशन इन ए प्लेन का। इसको जानने के लिए कुछ वेक्टर का नॉलेज हम लोग लेंगे पहले, तब स्टार्ट करेंगे, और जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे वेक्टर को हम लोग और अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, हम लोग नीचे क्लास में, हमको लगता है स्केलर और वेक्टर तुम लोग कौन क्लास में पढ़ा था? जो पढ़ा था वो एक तरह से कुछ नहीं पढ़ा था। अगर हम तुम लोग को अभी बताएं, पूछे कि वेक्टर का डेफिनेशन बताओ, तो तुम लोग क्या बताओगे? कि द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन रिप्रेजेंट व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है वेक्टर का। अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलोगे? करंट को? वेक्टर और स्केलर वो तो फ्लो कर रहे हैं ना, डायरेक्शन है कि नहीं? अगर हम एक वायर से इलेक्ट्रिक करंट इधर से जा रहा है, तो क्या उल्टा तरफ जाएगा? अगर वही सिस्टम है तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये क्या वेक्टर है? इलेक्ट्रिसिटी वेक्टर नहीं है, लेकिन प्रॉपर्ली उसमें डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड तो है ही, तो क्यों वो वेक्टर नहीं है? इसका माने जो हम लोग क्लास 9-10 में पढ़े थे वो इनसफिशिएंट है वेक्टर को एनालिसिस करने में। प्रेशर क्या है? थर्स्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो थर्स्ट जो एक्ट कर रहा है तो उसमें डायरेक्शन है, तो प्रेशर को हम लोग बोल देंगे वेक्टर। बट प्रेशर इज नॉट ऑल्सो ए वेक्टर। प्रेशर इज ए क्या? बताओ। साउंड। तो साउंड भी तुम्हारा, साउंड तो ऑल डायरेक्शन में चलेगा। अगर ये मूव कर रहा है, कहीं टकरा रहा है, ये भी हम लोग का जो मोशन है वो भी वेक्टर नहीं है। तो हम लोग अभी अच्छी तरह से जानेंगे कि वेक्टर क्या है। हम लोग पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन तुम लोग कुछ पढ़ा था क्या? वेक्टर एक्सेलरेशन क्या है? स्केलर और वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर। क्यों? रिलेटेड विद वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या है? स्केलर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये सब थोड़ा थोड़ा तुम लोग ठीक पढ़ा था, लेकिन जहां थोड़ा सा प्रेशर आएंगे, करंट आएंगे, तो वो लॉ हम लोग का यूज नहीं होगा। अब हम लोग जो पढ़ेंगे उसके लिए 3 चीज देखेंगे। नीचे क्लास में हम लोग पढ़ते थे वेक्टर और स्केलर को पहचानने के लिए। वेक्टर हम लोग किसको कहते थे? वेक्टर हम उसी को कहते थे कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? डायरेक्शन। ये हम लोग पढ़ते थे क्लास 10 तक। ठीक, और स्केलर किसको कहते थे? ओनली मैग्नीट्यूड।
ये करते थे। लेकिन अब हम लोग जो पढ़ेंगे खाली वेक्टर जानने के लिए ये दो सफिशिएंट नहीं है, दीज टू आर अनसफिशिएंट। अब एक थर्ड आएगा, क्या आएगा थर्ड? थर्ड आएगा जो वेक्टर लॉ को ओबे करेगा, वेक्टर लॉ को ओबे करेगा, ओबे द वेक्टर लॉ। अब वेक्टर लॉ जानेंगे क्या है। अगर वो वेक्टर लॉ को ओबे कर रहा है तब वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, अदरवाइज वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। और एक बात है, समझ लो कि हम लोग लोअर क्लास में ओनली वेक्टर एंड स्केलर पढ़े थे, एक थर्ड क्वांटिटी हम लोग पढ़ेंगे, नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी, जिसमें प्रेशर आ रहा है, ना तो वो वेक्टर है ना ही स्केलर है। उसके बारे में आगे की जानकारी लेंगे, पहले ये दोनों क्लियर करते हैं। और थर्ड क्वांटिटी जो है, जैसे प्रेशर किस में आएगा, इसको जानेंगे। ठीक है, ये बहुत ही कम जानना है, मेन ये दो जानना है तुम लोग का, ये इसको लेकर चलेंगे। इसको नोट करते चलो। और ये नोट कर लिया। अब यहां देखेंगे कि वेक्टर लॉ कौन यूज कर रहा है। मान लो यहां पॉइंट ए है, यहां पॉइंट बी है, हम बी से ए चलना शुरू किए या ए से बी चलना शुरू किए, बी के बाद आए सी में। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ये टोटल डिस्टेंस इस तरह का होगा, और इसका शॉर्ट फॉर्म जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट है। तो ये एक लॉ के मुताबिक हम लोग चल रहे हैं। तो किस तरह कैलकुलेट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे थे, हाइपोटेन्यूज निकाल रहे थे। लेकिन अगर यहाँ 90 डिग्री है तो तुम निकाल लोगे, 60 डिग्री है तो पर भी निकाल लोगे। लेकिन अगर दूसरा एंगल रहेगा तो निकालने में दिक्कत होगा। तो उसका भी तुम लोग मैथ्स में भी पढ़ोगे, क्लास 11 में ट्रिगोनोमेट्रिकल लॉ, जो बाकी एंगल में भी हो जाएगा। उसका अभी हम नहीं बात कर रहे हैं, अभी हम वेक्टर लॉ में फिर से वापस आ रहे हैं। व्हाट इज वेक्टर लॉ? तो इसको मिटाते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी जानने के लिए हम लोग क्या क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर लॉ। अगर ये दोनों नहीं है तो स्केलर हो गया। हो सकता है ये नहीं रहे तो ना तो वेक्टर ना तो स्केलर, जैसे प्रेशर में आ गया, करंट में आ गया। ठीक है, तीनों चाहिए हमको जानने के लिए। मिटाते हैं इसको। अब हम एडिशन अगर करेंगे, एडिशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ये सब किस लिए पढ़ रहे हैं? मोशन इन ए प्लेन और मोशन इन स्पेस, 3D और 2D को वेल डेफिनिट करने के लिए, वेल एनालिसिस करने के लिए हमको क्या चाहिए? वेक्टर अलजेब्रा। और ये वेक्टर पढ़ने के बाद ही फिजिक्स का आगे की चैप्टर समझेंगे। नहीं तो अगर वेक्टर में तुम लोग का माथा के ऊपर वेक्टर पार कर जाएगा तो उसमें हम लोग अनेबल हो जाएंगे पढ़ने, कुछ फायदा नहीं होगा पढ़कर। इसलिए वेक्टर क्लास को सिंसियरली तुम लोग समझो, और जहीं कहीं भी नहीं हो रहा है हमसे पूछो कि सर ये नहीं समझे। ठीक है, तो एडिशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी, तुमको हम बताएं, पूछें कि जाओ तुम मेरे लिए कुछ सामान ले आओ, लाइक वेजिटेबल 2 kg पोटेटो, तो तुम ले आए 2 kg, अरे 2 kg में शॉर्ट हो जाएगा और 3 kg लाओ। तो फिर तुम गया 3 kg, तो मेरे पास आया कितना? 5 kg। अगर तुम पहले 5 kg लाया, हम बोले अरे इतना बर्बाद हो जाएगा, लौटाओ, तुम 2 kg लौटाए, तो मेरे पास आया कितना? 3 kg। तो सिंपल ऐड और सब्ट्रैक्शन से हम क्या निकाल रहे हैं? एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वेक्टर को हम क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं वो देखेंगे। स्केलर को तो कर दिए सिंपल अलजेब्रिक से, अब वेक्टर को क्या ऐड कर सकते हैं? वेक्टर का एग्जांपल बताओ। फोर्थ वेक्टर है और वेक्टर नहीं है? वेक्टर है। तो देखो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है,
हम यहां से फोर्स लगाएं F इक्वल टू 10 न्यूटन। हो सकता है घिसक जाए, हो सकता है भारी है तो नहीं जाए, और दूसरा लड़का को बुलाएंगे, जलाओ रे एक ये नहीं हटा रहा है, जैसे ये अलमीरा है, तो दूसरा लड़का भी किधर डायरेक्शन देगा, इसी ओर देगा तब ना हिलेगा रे। वो अगर दूसरा लड़का इधर देगा तो क्या ये हिलेगा, इसी डायरेक्शन में देगा, इसी डायरेक्शन में वो दे दिया 20 न्यूटन, ज्यादा हट्टा गट्टा है। तो टोटल हमको पास कितना फोर्स आया, कितना आया 30। अगर इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो चलो रिजल्टेंट जो फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स 20 + 10 30 न्यूटन। हो सकता है इस अलमीरा को, इस ऑब्जेक्ट को जाने में 25 न्यूटन की आवश्यकता है फोर्स का, तो वो तो ओवरकम कर गए। तो दोनों मिलाकर, अकेले नहीं ठेल पा रहे थे, दोनों मिलकर ठेल दिया। तो तुम बोलोगे सर ये तो भी तो ऐड कर रहे हैं। अब हम बता रहे हैं वो जो सेकेंड बॉय जो था, ये ठीक यहां से 10 न्यूटन लगा रहा है। सेकेंड बॉय वो उतना उसको पता नहीं है, वो क्या कर रहा है, उसको धकेलने लगे, वो इधर से फोर्स लगा दिया, हट्टा कट्टा इधर से लगा दिया। तो अलमीरा क्या फर्श में जाएगा इधर, ये 10 न्यूटन दिया इधर और ये ऊपर से लगा रहा है, नहीं जाएगा। तो अलमीरा जाने में हमको कितना फोर्स चाहिए, 25 न्यूटन। तो क्या ये 25 अगर नहीं जाता है तो 25 न्यूटन नहीं हो रहा है, तो हर समय हम ऐड नहीं कर सकते। तो ऐड करने के लिए कुछ अलग रूल पढ़ेंगे, वही अप्लाई होगा वेक्टर। तुम देखोगे छोटा छोटा चीटी, कोई चीनी का टुकड़ा को ले जा रहा है, वो लोग एक जन पीछे पकड़ता है और एक जन सामने रहता है, देखा होगा, पीछे वाला पुल करता है, सामने वाला पुश करता है, तब वो हिलेगा। वो लोग भी अपना सेट कर लेते हैं वेक्टर लॉ लगाकर नेचुरली, 4-5 फीट इधर लगा और 4-5 फीट इधर लगा, चीनी का टुकड़ा है तो एक पुल करेगा इधर का 4-5, अगर दोनों एक दूसरे को पुश करेगा तो वो वहीं रह जाएगा। अगर अनिमेश से यहाँ गौरव पुल करेगा और इस तरह भी ये पुल करेगा तो वो कहाँ रहेगा, वहीं रह जाएगा। एक को पुल करना पड़ेगा, एक को पुश करना पड़ेगा, रिजल्टेंट डायरेक्शन एक ही तरफ जाएगा, तब वो फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है बात। तो उसी तरह हम सभी ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब एक दूसरे के पैरेलल और अपोजिट, तब हम अलजेब्रिक लगा सकते हैं। लेकिन उतना एंगल से हम कहाँ करेंगे, करते ही नहीं उतना एंगल। हम लोग थोड़ा सा भी अगर पॉइंट का भी डिफरेंस हो जाए एंगल में तो ये लॉ नहीं लगेगा अलजेब्रिक। तो हमको एक एक्स्ट्रा लॉ पढ़ना पड़ेगा, इस लॉ को कहेंगे वेक्टर। बात क्लियर है। चलो और इंटरेस्टिंग बता रहे हैं, उस बात पे पढ़ेंगे ही। बरसात के दिन में तुम साइकिल में हो सपोज, तो छाता को कैसे पकड़ते हो, सीधा। बरसात को तो ड्यू टू ग्रेविटी वो अट्रैक्ट होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, क्लाउड ऊपर में है, लेकिन तुम इस तरह कहाँ टेढ़ा कर देते हो, फील किए हो ना, देखिए मैंने क्या होगा ना प्रैक्टिकल। अगर खड़े हो एक जगह तो छाता को तुम इस तरह खड़ा रखोगे, जैसे मूव शुरू कर दिया सर बरसात तो सीधे आ रहा है, तो इसका मतलब रिजल्टेंट चेंज हो जा रहा है। मेरा बात का मतलब समझ में आ रहा है ना। तो इसका माने दो ये जो गिर रही है वो फिक्स है, वेक्टर है टुवर्ड द अर्थ सेंटर, और हम चल रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, मेरा भी डायरेक्शन फिक्स है, तो हम भी एक वेक्टर है, और वर्षा की बूंद भी एक, वाटर ड्रॉप भी एक वेक्टर है। तो जब दोनों वेक्टर मिल गया तो रिजल्टेंट कहीं दूसरे ज्यादा हो गया, छाता का रिजल्टेंट है। तो ये सब जितना चीज हम लोग इस चैप्टर में अभी पढ़ते हैं, हम खाली एग्जाम्पल दिए कि तुम लोग फील करो, बिना एग्जाम्पल का तुम लोग माथा से ऊपर निकल जाए। अभी याद रहेगा, कभी वेक्टर करोगे तो सर ये बताए थे, ये प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं। और एग्जाम्पल देते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हो, स्ट्राइकर को इस तरह मारते हो, गोटी इधर भरते हैं, जिधर सीधा मारते सीधा कभी तो नहीं जाता है गोटी, साइड से थोड़ा सा भी मारोगे तो इधर मुड़ जाएगा। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ऑटोमेटिक रिजल्टेंट डायरेक्शन चेंज जो हो रहा है, देखो प्रैक्टिकली ट्रू चीज है, थ्योरी उसके बाद निकला। थ्योरी में गलती कर सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल हो रहा है, जो तुम आंखों से देख रहे हो वही सही है। जो प्रैक्टिकल फेनोमेना है उसी को जब हम थ्योरी में ट्रांसफर कर देते हैं, यही ना फिजिक्स है। इसलिए फिजिक्स साइंस हम लोग जो पढ़ते हैं वो माने क्या बोलते हैं, गलत नहीं होता है, वो बिना प्रूफ का साइंस नहीं होता है। प्रैक्टिकल में पहले होगा
तब उसको थ्योरी में हम अप्लाई करेंगे, तब वो साइंस लेगा। इसलिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिमाग में रखो, जो ऐसा ऐसा होता है तब जरूर उसमें कौन सा लॉ लगा होगा। आज हम लोग यही पढ़ेंगे। तो ये दिखाने का क्या मीनिंग है, हम दिखाने के इसीलिए दिखाएं कि तुम लोग उसको समझो कि हम डायरेक्ट उसको ऐड नहीं कर सकते हैं। किसको ऐड नहीं कर सकते हैं? स्केलर और वेक्टर। वेक्टर को हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। वेक्टर में हम लोग डिवीजन नहीं होता है। वेक्टर में हम 3 चीज पढ़ेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन। 3 चीज पढ़ेंगे। और प्रोडक्ट का फिर 2 वे है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। आगे क्लास में तुम लोग जैसे जैसे हम लोग 3 करेंगे समझते जाएंगे। तो आज हम लोग अभी पढ़ेंगे खाली ऐड कैसे करेंगे वेक्टर को और क्या होता है उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग। इसको मिटाते हैं। पहले लिखो टाइप्स ऑफ वेक्टर। शुरुआत में हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर 2 तरह का पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर, नंबर 2 फ्री वेक्टर। 2 तरह का वेक्टर अभी पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों तरह का पहले नॉलेज लेते हैं, तब एडिशन करेंगे। वेक्टर को कैसे शो करते हैं हम लोग? जैसे 5 न्यूटन का फोर्स है 5 न्यूटन। तो अगर तुमको बोलेंगे ये शो करो, तो तुम क्या करोगे? किधर लगा रहे हैं? ये मान लो तुम्हारा फिर अलमीरा में आ रहे हैं, ये अलमीरा है, इसको तुमको हटाना है। एक छोटा बच्चा को 5 न्यूटन फोर्स देगा तो हटा नहीं पाएगा, लेकिन तो फोर्स तो अप्लाई कर रहा है। तो वो किधर कर रहा है छोटा बच्चा को पता नहीं, वो कर रहा है इधर, लेकिन हमको हॉरिजॉन्टल मूव करना है, तो वो गलती से इधर किया। तो इसका माने तुम आया, जिसका नॉलेज है वो इस तरह कर रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन अलग है। अगर ये 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है एक बच्चा, दूसरा बच्चा भी 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, क्या दोनों इक्वल है? इक्वल नहीं है, क्योंकि वेक्टर में 2 पार्ट है। मैग्नीट्यूड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? 5 न्यूटन मत बोलना, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन भी बोल सकता है, 5 भी बोल सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन क्या है? 30 डिग्री, 20 डिग्री, ड्यू ईस्ट, ड्यू वेस्ट, यही बोलेंगे। तो दोनों अलग अलग है। अब हम नॉर्मली मान लो एक है मैग्नीट्यूड है ए, तो इसको वेक्टर में कैसे लिखेंगे? एरो देंगे ऊपर में। जैसे ये 5 न्यूटन है तो फोर्स लिखेंगे 5 न्यूटन, एरो देंगे, इसका मतलब ये वेक्टर है। एरो मीन वेक्टर। वेक्टर लिखने का ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, अगर हम एक वेक्टर हम लाइन ले लिए, जैसे स्केल से ड्रॉ कर दिए ए बी, तो ये क्या होगा? इट इज ए स्केलर। जब इसमें हम इस तरह लिखेंगे ए बी वेक्टर, तो डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। अगर हम इसी को लिखते हैं बी ए वेक्टर, डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्शन इज देयर एज वेल एज मैग्नीट्यूड। जब दोनों रहेगा तो वेक्टर होगा, और लिखने का ढंग इस तरह। ठीक है, वेक्टर लिखने का। मिटाते हैं इसको। अब वापस आएंगे पोजीशन वेक्टर में। जैसे पोजीशन वेक्टर में कहां वो है, लोकेशन। पोजीशन मीन्स लोकेशन। मेरा लोकेशन क्या है? वो तुम पूछोगे सर किसके रेस्पेक्ट में, फिर रेस्पेक्ट आ रहा है। मेरा लोकेशन है, तुम थोड़े बोलोगे सर आप इस जगह खड़ा है, कहाँ है हमको पता नहीं है बताओ। तो तुम बोलोगे सर गौरव से 10 मीटर, श्रेया से 20 मीटर, बोर्ड से, ठीक है बोर्ड से 1 फुट है। तो ये लोकेशन के लिए हमको चाहिए डायरेक्शन भी तो चाहिए ना। तो किसी चीज को हम पोजीशन में लाने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए, यस और नो? फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए।
तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम क्या करेंगे, यहाँ से गौरव और श्रेया और या इस तो नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या करेंगे, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में आएंगे। जिसको समझ में नहीं आ रहा पूछना हमको, नहीं तो हमको ऐसा लगता है कि तुम लोग सब समझ रहे हो, हम बकते जा रहे हैं। लास्ट में क्या होगा, 50% इन हुआ, 50% आउट हो गया। इसीलिए स्लोली स्लोली जो भी प्रॉब्लम हमसे पूछते रहो। आज तुम लोग अगर बोलेगे सर ये नहीं समझ में तो रिपीट करेंगे। फिर से हम आ रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए, क्यों चाहिए, एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन जानने के लिए। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे। तो यहाँ फिर से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ओरिजिन है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। जेड भी ले सकते हैं 3D के लिए, अभी 2D में आ रहे थे, चलो दोनों एक्सिस लेंगे। अब यहां मेरा पोजीशन है ए पर, मान लो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस गौरव को कर रहे हैं, तो ओ हो गया गौरव। इससे कितना दूरी पर है मिला देते हैं, स्ट्रेट नहीं हो रहा, स्ट्रेट से मिलाना है। हाँ ठीक है, ये मेरा पोजीशन है, ए का पोजीशन है। मान लो ये पोजीशन है सपोज 10 मीटर समझने के लिए, और मेरे पास दूसरा कोई और एक पर्सन आ गया, वो यहां आ गया बी पर। अब उसका पोजीशन तुमसे अलग होगा, बी यहां पर है, ये दोनों डिस्टेंस तो इक्वल नहीं है, बी और ए अलग भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। मान लो ये इक्वल नहीं है, तो जब हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, एक्चुअल लोकेशन को मेजर करते हैं, तो उसका टेल फिक्स है। देखो टेल उस पर एक जगह बंधा हुआ है, जैसे एक खूटा में गाय को बांध देते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन एक एंड उसका फिक्स है, बाकी लेकिन उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो जो एंड फिक्स है दैट इज ओरिजिन, इसी को कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फिक्स होगा। तो वैसा वेक्टर जिसका एक एंड फिक्स, दैट इज कॉल्ड, एक एंड को बंधा होना चाहिए, बाउंडेड होगा, तब उसको कहेंगे हम लोग पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ ए का पोजीशन वेक्टर अलग है, बी का पोजीशन वेक्टर अलग है। मान लो समझने के लिए 1 मीटर ले लिए, तो ए का पोजीशन वेक्टर 10 मीटर और बी का पोजीशन वेक्टर 1 मीटर। जनरल फॉर्मूला में हम लोग R1 R2 लेते हैं, डिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हम R1 लिए, लेकिन डायरेक्शन देना होगा क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी, और R2 ये वाला R2 लिए, इसका भी डायरेक्शन देना होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि OA इक्वल टू R1, OB इक्वल टू R2। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये पोजीशन वेक्टर लिखने का ढंग है। अगर तुमको बता देगा पोजीशन वेक्टर R1 है, तो तुमको कहीं ना कहीं ऑरिजिन से ज्वाइन करना है, क्योंकि पोजीशन मेन से फिक्स पहुंचाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये हो गया ऑरिजिन, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम नेक्स्ट को आगे बढ़ाते हैं। मान लो वो पार्सन आया मेरे बगल में राइट साइड में, अब उसके साथ मेरा क्या डिस्प्लेसमेंट है? अभी तो ऑरिजिन के साथ कर रहे थे ना, गौरव से हम मान रहे हैं वो भी ऑरिजिन, वो भी ऑरिजिन, चलो तुम ऑरिजिन है, लेकिन मेरे के साथ उसका क्या है, मेरा साथ इसका क्या डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस किससे निकालेंगे? ये तो डायरेक्शन दे दिए ओ ए ओ बी, ये डायरेक्शन हम ए में है, ए के साथ बी पर, अगर बी से ए नापेंगे तो डायरेक्शन। फिर से समझो, ओ ए मालूम है R1 फ्रॉम ओ टू ए, ओ बी ओ टू बी R2। अब हमको ए टू बी लिखना है, मेरे साथ उसका क्या रिलेशन है? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लिखते चलो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये सब दोनों पोजीशन वेक्टर है, ऑरिजिन के साथ जो है जिसका एक एंड फिक्स है, पोजीशन वेक्टर। हाँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट, इसलिए इसको टाइप्स में नहीं लिखें, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है, ये टाइप्स में हम नहीं लिखें क्योंकि तो डिस्प्लेसमेंट को ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोला जाए। ठीक, अब ये भी निकालने का क्या उपाय है, मालूम नहीं उपाय है ना, ये है मान लो 10 मीटर 8 मीटर, ये मालूम है कुछ नहीं है, इस लॉ को निकालेंगे जिससे ये हम मालूम कर सकें कि ए बी इक्वल वही है जिससे अगर हम यहाँ 90 डिग्री कर देंगे तो ये निकाल लोगे, 60 डिग्री करेंगे तो इक्विलेटरल करेंगे, लेकिन जब हम इसको इसमें करेंगे एनी एंगल तब प्रॉब्लम होगा। यहाँ एंगल थीटा है, मान लो ये एंगल थीटा है, तो क्या है उसको हम लोग, ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर क्या है, क्लियर हो गया। अब हम आएंगे उसको, कैलकुलेशन तो बाद में करेंगे, यहाँ तक लिख लो, उसका 3 वेक्टर में आएंगे हम। मिटा है, अच्छा लिख लो इसको। पोजीशन वेक्टर का बहुत ही यूज होगा, ये जो हम लोग पढ़ने जाएंगे इसमें पोजीशन वेक्टर का बहुत ही यूज आएगी। हो गया, मिटा है। अब देखो फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर क्या है, हम ये वेक्टर सपोज लिए ए, अब ए में क्या क्या चीज है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मेरा यहां इनकंफर्टेबल लग रहा है, हम इस मैथ को यहां करना चाहते हैं इस कॉर्नर में, तो ऐसा क्या सिस्टम है कि यहां पर हम नहीं करके इसको यहां करेंगे, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। मैग्नीट्यूड कैसे देखेंगे, 2 सेंटीमीटर मेजरमेंट कर लेंगे, मान लो 2 किलोमीटर डिस्टेंस है यहां से देवा 2 किलोमीटर, या यहां से बेना जो भी है 2 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर को हम तो ग्राफ में नहीं ना करेंगे, उस रेशियो को तो चेंज करना होगा। चेक करेंगे क्या, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 2 सेंटीमीटर तो मेजरमेंट कर ही सकते हैं और उसको फिर चेंज कर देंगे 2 किलोमीटर में, स्केल तो हम लोग ले सकते हैं। तो मान लो अगर ये 2 सेंटीमीटर है डिस्टेंस में, ये 2 तो होगा नहीं, ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 8 सेंटीमीटर मान लो, तो 8 किलोमीटर, तो इसमें मैग्नीट्यूड क्या हो गया 8 सेंटीमीटर, और डायरेक्शन किधर है, जिधर है वो, इसको अगर पीछे बढ़ा देते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये ओरिजिन है, तो ये डायरेक्शन कहां तक जाएगा, यहां तक, और ये एंगल मेजर कर लेंगे। तो हम इसको ऐसा जगह में ट्रांसफर करेंगे कि मैग्नीट्यूड तो नहीं बदले, साथ साथ डायरेक्शन भी नहीं बदले, तो इसका देखो कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, एंड पॉइंट फिक्स नहीं है। हम इसी के बदले यहां पर सेम बनाएंगे, डिस्टेंस को कांस्टेंट कर देंगे, जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहां रखें, और डायरेक्शन इक्वल करने के लिए पैरेलल करना होगा। अगर दोनों का डायरेक्शन पैरेलल हो और एक ही डायरेक्शन हो, ऐसा नहीं कि नीचे इधर कर दोगे, सेम डायरेक्शन को बरकरार रखो और सेम लेंथ को बरकरार रखो, तो ये जो वेक्टर है वेक्टर बी that is 8 centimeter also, then A equals to B, सेम डायरेक्शन है पैरेलल या उसी लाइन पे हो। तो अब मेरा यहाँ कन्वेंट नहीं हुआ, हम यहाँ ले आए, डायरेक्शन को नहीं बदलेंगे, लेंथ को नहीं बदले, इसको एक्सपोज कर सकते हैं दूसरी जगह, ठीक है। तो इस तरह को वेक्टर को इक्वल वेक्टर भी बोला जाता है, और क्या बोला जाएगा, ठीक है। कब यूज होगा ये, आगे के जब न्यूमेरिकल बनाएंगे, फिजिक्स को समझेंगे, ये दोनों की आवश्यकता होगी। इसलिए आज हम लोग पढ़ लिए पोजीशन वेक्टर एंड फिल्म वेक्टर, क्लियर है। चलो निकालते हैं इसको। ये जो टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़े, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे डिपेंड करता है। नॉर्मली टाइप्स ऑफ वेक्टर 8-10 तरह का होता है, लेकिन ज्योमेट्रिकली ये 2, ये ज्योमेट्रिकली हो गया, ठीक है, 2 तरह का होगा जिसका हम लोग फिगर बना सकते हैं। अब लिखो
अनदर डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर, लिखो ये दो मेन पढ़ लिए। अब आओ अनदर डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर क्या क्या है। नंबर 1 इक्वल वेक्टर। साइन क्या होगा रे इक्वल वेक्टर का, इस तरह बनाकर छोड़ दो, ये दोनों इक्वल वेक्टर है ना। कंफ्यूजन है। 2 नंबर लिखो नेगेटिव वेक्टर। उल्टा रहेगा। नंबर 3 यूनिट वेक्टर। ये काफी समय तक साथ रहेगा, काफी समय तक एंटायर का पूरा फिजिक्स क्लास में। यूनिट वेक्टर क्या है, जैसे नाम से पता चलता है मैग्नीट्यूड इज 1, वो वेक्टर है लेकिन मैग्नीट्यूड इज 1। जैसे 10 न्यूटन फोर्स दैट इज वेक्टर, नॉट ए यूनिट वेक्टर। अगर 1 न्यूटन बोलेंगे तो यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन होगा लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1। इसको शो किया जाता है देखो कैसे, यूनिट वेक्टर को एन देकर कैप पहना दिया है, देखो एन देकर ऊपर में कैप, ये दैट इज सिंबल ऑफ यूनिट। कोई प्रॉब्लम है नहीं ना है। अब देखो यूनिट वेक्टर में हम बदलेंगे कैसे, मान लो कोई डिस्टेंस है, डिस्टेंस है 20 मीटर, ये स्केलर और वेक्टर डिस्टेंस है 20 मीटर। इसके लिए हम तुमको बोलेंगे कि इसको डिस्प्लेसमेंट में बदलो, तो लिखने का ढंग क्या है। देखो डिस्प्लेसमेंट बदलने के लिए क्या करना होगा, हमको डायरेक्शन चाहिए, तो हम 20 मीटर तो लिखें और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड में कोई इफेक्ट नहीं, 20 के साथ 1 इंटू करेंगे तो क्या होगा 20 होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन आ। तो कोई स्केलर से वेक्टर बदलने के लिए हमको क्या करना है, यूनिट वेक्टर से उसको, यूनिट वेक्टर का साइन क्या है समझ आ रहे। अब देखो मेनली 3D सिस्टम में हम कितना वेक्टर को लेकर चलेंगे, जैसे ये एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, अभी तो 2 एक्सिस ही कर रहे हैं, ओरिजिन है ये। अगर हम इस डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव, उसमें भी 1 मीटर गए तो यूनिट वेक्टर होगा। उस टाइम यूनिट वेक्टर को हम बोलते हैं, एकदम दिमाग में भर लो ये, आई कैप। किस डायरेक्शन में रहेगी, इस सब का यूज होगा, इसलिए इसको भूलना नहीं तो फिर हवा में फायरिंग हो जाएगा। सर क्या बोले बताओ तो अभी। हम ये बताएं कि स्केलर को वेक्टर में बदलने के लिए एन कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे एन कैप में मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन इज 0, तो वेक्टर में बदल गया, मैग्नीट्यूड में कोई इफेक्ट नहीं है। अगर 2 न्यूटन से मल्टीप्लाई कर देते हैं कुछ फोर्स को तो बदल जाएगा, 1 न्यूटन से करना है। अब डायरेक्शन जब बदलेगा तो हम लोग 3D सिस्टम में 3 डायरेक्शन लेंगे, समझ आ रहा है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो इसको, इसका यूनिट वेक्टर को क्या बोलेंगे, आई कैप। क्या पढ़ेंगे, आई कैप, आई कैप ये पढ़ेंगे। और इसका लिखेंगे कैसे, आई के ऊपर अम्ब्रेला। तो अगर कोई पूछेगा कि आई कैप क्या है, आई कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग द, क्लियर है। तो अब तुम्हारा मन में क्वेश्चन आ सकता है, सर एक्स एक्सिस में बताए वाई एक्सिस में नहीं बताए आप, होगा ना क्वेश्चन। तो चलो वाई एक्सिस में हम लोग बोलेंगे जे कैप। क्या हो रहा है समझ में आ रहा है ना, ये सब यूनिट वेक्टर है।
और जेड एक्सिस में क्या होगा, के क्या, अल्फाबेट में आई जे के एक साथ है, एक्स वाई जेड, ठीक है। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछता है जेड क्या क्या है, तो तुम बोलोगे यूनिट वेक्टर अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, है ना, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव माने साइकिल में, माने साइकिल, ठीक है। अब ये सब चीज अभी से स्टोर करो, जो जो बताएंगे ज्यादा स्टोर करो, वो करते रहो। जैसे ये वीवीआई कर देंगे, क्योंकि इसका यूज हम करते रहेंगे, यहाँ इसका दोनों का यूज हम करते रहेंगे वेक्टर एनालिसिस। तो जो पहला सीढ़ी ये सब है वेक्टर लॉ को समझने के लिए, ठीक है। आई जे के, अब देखो ये आई जे के में प्रोडक्ट प्रोडक्ट वो आगे का बात है, सब करेंगे, लेकिन तुमको डायरेक्शन हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट फंक्शंस जो अप्लाई होता है वेक्टर में वो पढ़ेंगे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड प्रोडक्ट। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना रहने दो। ओके, थैंक यू।